तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का फिर एक बार जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि डिस्टिंग्विश का पीडीएफ जो आपको दिया है वो आपके काम आएगा और आप उसके अंदर से जितने भी डिस्टिंग्विश है वो लिख के प्रैक्टिस करेंगे, बार बार पढ़ेंगे अच्छे से, उसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। 12 डिस्टिंग्विश जिस तरह दिए थे, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी क्वेश्चंस। केस स्टडी क्वेश्चंस जो होते हैं ये एग्जाम में काफी काम आएंगे आपको। ओसीएम के अंदर केस स्टडी जो है ये 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। यहां पर आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एक जो है वो 3 मार्क का है। आपको कितना अटेम्प्ट करने हैं? 2, बोले तो 6 मार्क्स। मेरा मैथ्स बहुत खराब है लेकिन मैं ऐसा ही हूं। तो आपको याद क्या रखना है कि टोटल एक है 3 मार्क का, आपको 3 मार्क के 2 लिखने हैं, टोटल कितना मार्क्स मिलेगा? 6 मार्क्स। केस स्टडी क्वेश्चन जो है ये आसानी से आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये 6 मार्क्स कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है महाराष्ट्र बोर्ड में फेल वही होता है जो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करता है, पटेली करता है। मैं ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा, मैंने तो ये लिखा, मैं यही पढ़ के गया, यही लिखा। ऐसे लोगों को खुद हमेशा अंदर अंदर एक डर सताता रहता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। असली मर्द का बच्चा वही है जो पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आए। तुम बोले हमने पढ़ा नहीं, अभी तू बोल रहा है कैसे पूरा पेपर। मेरा सिंपल सा मानना है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए पूरी बुक पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर आप वेटेज वाइज भी पढ़ाई करते हो तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, और पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए स्ट्रैटेजी है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ना है, और केस स्टडी भी वन ऑफ द क्वेश्चन टाइप्स है। जिस तरह से हमने डिस्टिंग्विश को महत्व दिया, उसी तरह केस स्टडी को भी एनालाइज करके हमें उसकी तैयारी करनी ही चाहिए। देखो एनी 2 बोला ना, तो 2 लिखने वाला ही एक्चुअल में काबिल तारीफ होता है। आप बोलोगे मेरा छूट गया, 3 बोला था मैं 2 लिख के आया। अबे 3 बोला तो 3 लिख, तीसरा मुझे आता नहीं था, थोड़ा तो लिख, अटेम्प्ट तो कर। सी नॉट अटेम्प्टिंग इज 0, तो कम से कम अटेम्प्ट करके फिर 0 मिला तो ऐसा तो लगेगा कि अटेम्प्ट किया था। हो सकता है वहां पे आधा मार्क मिल जाए, 1 मार्क मिल जाए जो आपने लिखा था उसमें, बिकॉज कंटेंट इज द किंग। आप कितना अच्छा लिख सकते हो ये आपकी तैयारियां ही डिसाइड करती हैं। तो थोड़ा बहुत जो अभी अपन तैयारी कर रहे हैं 1, 2, 4, 8 चैप्टर अगर अच्छे से करते हो, थोड़ा 6, 7 के डिस्टिंग्विश देख लेते हो, केस स्टडीज देख लेते हो, तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करने ही चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हर बच्चा अच्छे मार्क्स ला सकता है अगर वो पूरा पेपर अटेम्प्ट करे। 80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करोगे तो 80 में से मार्क्स मिलेंगे। तुम अटेम्प्ट ही 60 मार्क का करके आओगे और फिर बोलोगे मैं कम आया, तो कम ही लिख के आया था तो कम ही आएगा। पूरा 80 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करो, उसके बाद जो आता है वो तुम्हारे डिजर्विंग मार्क्स है। एंड दैट इज व्हाई क्वेश्चंस लाइक केस स्टडी आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नॉलेज, स्पेलिंग राइट है ना, नॉलेज ऑफ ऑल टॉपिक्स इज नेसेसरी। नॉलेज ऑफ ऑल टॉपिक्स इज नेसेसरी। अपने टेक्स्ट बुक में 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर्स के बारे में तुमको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। केस स्टडी तभी आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपको हर चैप्टर का नाम पता है, हर चैप्टर का ओवरव्यू पता है, हर चैप्टर की समरी पता है, आपको मालूम है इस चैप्टर में क्या क्या है, कौन सी चीजें हैं। भले आपने कुछ चैप्टर्स पूरे नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको हर चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, उसका ओवरव्यू होना चाहिए आपके दिमाग में, ताकि क्वेश्चन पढ़ के आपको इतना तो समझ में आए कि ये कौन से चैप्टर के लिए पूछा है, कौन से चैप्टर का केस या सिचुएशन है। अंडरस्टूड? अदरवाइज यू विल बी कंप्लीटली ब्लैंक, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या पूछा है इन लोग। केस स्टडी के क्वेश्चन के लिए नॉलेज ऑफ ऑल टॉपिक्स इज नेसेसरी। सेकेंड थिंग, व्हेन यू रीड और कम अक्रॉस द क्वेश्चंस or a case or a situation, don't read the case or situation first. First read what? Question. Read the questions first. पहले क्या रीड करोगे? क्वेश्चन। बोलोगे क्यों, क्या होता है इससे? होता सिर्फ यह है कि साइकोलॉजिकली एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। कई बार जब अपन पूरा केस या सिचुएशन जो 6-7 लाइन का है
वो पढ़ते हैं तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, ये कौन है नवनाथ, कौन है जगन्नाथ, कौन है अमरीश, कौन है पुरी, और कई बार अपने को समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो डायरेक्टली तो आपको कम से कम हिंट मिल जाते हैं कि ये कौन से चैप्टर का पूछा गया है। विच प्रिंसिपल इज जगन्नाथ फॉलोइंग या डूइंग या परफॉर्मिंग, तो आपको समझ में प्रिंसिपल पहला चैप्टर, तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ सकता है क्वेश्चन पढ़ के कि यार ये इस चैप्टर का पूछा हुआ है या ये उस चैप्टर का या उस टॉपिक में से आया हुआ। सो दैट इज व्हाई रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हाट मेनी टीचर्स विल एडवाइज यू, एंड आई फील कि ये सबको ट्राई करना ही चाहिए। वंस यू रीड द क्वेश्चंस, द अदर बेनिफिट इज दैट जब आप क्वेश्चन रीड करने के बाद केस या सिचुएशन पढ़ोगे तो आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे और इजीली आप उसी आंसर तक पहुंचोगे अट्रैक्ट होकर के, क्योंकि आप डायरेक्टली ढूंढोगे नवनाथ ने क्या पटेली किया जरा देखूं, जगन्नाथ ने कौन सा प्रिंसिपल किया जरा देख लूं। क्वेश्चन जब अपने को पता होता है तो आंसर की तरफ ही अपनी नजरें जाएंगी, एंड दैट इज व्हाई रीडिंग द क्वेश्चन फर्स्ट इज द इंपॉर्टेंट टिप। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। तीसरा, जब भी आप केस स्टडी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो टाइम पे पैनिक मत करो, डोंट पैनिक, मतलब डोंट बी इन अ हरी। आराम से कम 2 बार रीड करो, 2 बार रीड करो, घाई मत करो। बहुत बार ऐसा हो सकता है क्योंकि देखो ज्यादातर क्या होगा, देयर विल बी 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस, 3 मार्क का है, एक मार्क के 3 क्वेश्चन होंगे, ज्यादातर 1 सेंटेंस ही होते हैं। तो दोस्तों आप एक बार रीड करके सोचोगे अरे नहीं आ रहा है तो डिमोटिवेट हो जाओगे। माय सजेशन, माय एडवाइस इज दैट रीड ट्वाइस। इफ यू आर स्कैर्ड, इफ यू आर अफ्रेड, डोंट बी पैनिक कि नहीं ये छोड़ देती हूं, ये वाला नहीं करती हूं, दूसरा करती हूं, ऐसा तुरंत डिसीजन मत लो। 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो, हो सकता है 3 में से 2 तो आपको आते होंगे, हो सकता है आपको पहला और तीसरा आता है, हो सकता है एक नहीं आ रहा है आपको, जो आ रहा है अटेम्प्ट करो। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको एनी 2 बोला है तो 2 आपको अटेम्प्ट करना ही है। और ओसीएम का पेपर प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हो, प्रीलियम्स वगैरह अगर दे रहे हो, तो मेरा चैलेंज है आपको 2 घंटा 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और जब 2 घंटा 30 मिनट में हो जाता है ना, तो अच्छा बच्चा क्या करता है, अच्छा बच्चा एक्स्ट्रा केस स्टडी भी सॉल्व करता है, अच्छा बच्चा एक डिस्टिंग्विश भी एक्स्ट्रा लिखता है। ये होती है उसकी खासियत। उसको मालूम है यार दूसरे वाले केस स्टडी में ना साला कम मार्क्स मिलेगा, तो एक और लिख के रखता हो सकता है इसमें ज्यादा मिल जाए तो वहां का बैलेंस हो जाएगा। सी, अगर आपको एनी 2 बोला है, एनी 2 बोला है और आपने 3 लिखे हैं, तो तीनों में से जिसमें ज्यादा मार्क्स होंगे वो 2 काउंट होंगे। ये बोर्ड का रूल है। हम लोग बोर्ड के पेपर चेक करते हैं, हमको बताया जाता है, मॉडरेटर्स हमको बोलते हैं कि अगर 3 लिखा है, उसने तीनों अटेम्प्ट किया, चेक तीनों करना है, जिसमें ज्यादा मार्क्स है वो 2 सिलेक्ट करने हैं, एक को छोड़ देना है। समझ में आया क्या? अब ये लालच में सब लिखते मत बैठना, अरे हो सकता है ये भी लिख दूं, अरे हो सकता है वो भी लिख दूं, डिस्टिंग्विश 5 लिखने बैठे, ऐसी पटेली मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो केस स्टडी छोटा क्वेश्चन है, एक सेंटेंस का है, एक लाइन का है, उसमें तुम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकते हो, उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। तो मेरा ये मानना है, डोंट पैनिक, डोंट बी इन हरी, रिलैक्स, रीड 2-3 टाइम्स, इजी होंगे, 1 सेंटेंस के आंसर होंगे, आराम से तीनों भी अटेम्प्ट कर पाओगे। तीनों करना चाहिए, इसमें ऑप्शन पे ध्यान मत देना, तीनों करना। हो सकता है किसी एक आध में तुमको ज्यादा मिल जाए क्योंकि तुम्हारा एक्सप्लेनेशन अच्छा हो, तुम्हारा आंसर अच्छा हो, तो एक आध में ज्यादा मिल जाए, एक आध में कम मिल जाए, तो जो ज्यादा वाला होगा वो काउंट हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ जो पीडीएफ है हमारे पास पिछले साल का, वो पीडीएफ की ओर बढ़ते हैं अपन और कुछ सैंपल क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं, नवनाथ एंड जगन्नाथ आर पार्टनर्स ऑफ फॉर्म करके क्वेश्चन है, लेकिन अपना रूल क्या है, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। तो अपन क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन कितने देखो, 1 2 3 क्वेश्चन, 3 मार्क, बराबर अविनाश? पहला क्वेश्चन, नेम द मैनेजमेंट फंक्शन नवनाथ वाज इन्वॉल्वड इन। मैनेजमेंट फंक्शन बोला, कौन सा चैप्टर? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बराबर है। हु डिड स्टाफिंग फॉर द फर्म?
अब तो खुद ही बोल दिया, पत्ते खोल दिया सारे। ये तो स्टाफिंग है, बोले तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, विच मैनेजमेंट फंक्शन नवनाथ एंड जगन्नाथ डिड जॉइंटली। मतलब अपने को क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ गया कि यार ये सेकंड चैप्टर के यानी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के केस स्टडी है। अब केस सिचुएशन पढ़ते हैं। नवनाथ एंड जगन्नाथ आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। दोनों कौन है? पार्टनर है। डीलिंग विद सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। दे हैव सेट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्लीटिंग 3 प्रोजेक्ट्स विद इन नेक्स्ट 4 years। 3 प्रोजेक्ट 4 साल में। इन्होंने पूरा क्या कर दिया है? सेट कर दिया है ऑब्जेक्टिव। क्या कर दिया है? सेट कर दिया है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेट करना म्हणजे समझ में आ रहा है ना? प्लानिंग करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है। तो अपने को पढ़ पढ़ के समझ में आएगा। नवनाथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग फंड्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी एंड रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल। अरेंजिंग बोला तो ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजिंग बोला तो जमा करते हैं ना ऑर्गेनाइजिंग में, तो ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है दोस्तों। वाइल जगन्नाथ ने क्या किया? आर्किटेक्ट हायर किया, उसने ड्राफ्टमैन, सर्वेयर, कॉन्ट्रैक्टर एंड लेबरर को भी। समझ में आया क्या? तो अब अपने को क्वेश्चन के हिसाब से नेम द मैनेजमेंट फंक्शन नवनाथ वाज इन्वॉल्व। तो नवनाथ ने तो भाई क्या किया है? नवनाथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नवनाथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग। अरेंजिंग बोला ना, तो अरेंजिंग मतलब क्या है? वो ऑर्गेनाइजिंग है। और इसलिए आंसर देखो एक सेंटेंस में लिखा, नवनाथ वाज इन्वॉल्वड इन द मैनेजमेंट फंक्शन कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज। और फिर पटेली में ऑर्गेनाइजिंग के बारे में भी लिख दिया है। उसका मीनिंग लिख दो एक लाइन में, ओन वर्ड्स में लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा। क्या सर? चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर वो एग्जामिनर के मोड पे डिपेंड है, तुमको पूरा मार्क्स देगा कि नहीं। तो उससे अच्छा लिख दो ना, आता है तो। और ऑर्गेनाइजिंग का यार नहीं आता है मीनिंग तो डूब के फिर। जगन्नाथ क्या कर रहा है? हु डिड स्टाफिंग? जगन्नाथ डिड स्टाफिंग। कैसे मालूम पड़ा सर? जगन्नाथ ने हायर किया ना, लोगों को हायर करना, लोगों को सिलेक्ट करना, उनको ट्रेनिंग देना, इसका काम है, स्टाफिंग का काम है। और इसीलिए जगन्नाथ डिड स्टाफिंग फॉर द फर्म। इट इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग द वर्कफोर्स। समझ में आया? तीसरा, विच मैनेजमेंट फंक्शन नवनाथ एंड जगन्नाथ डिड जॉइंटली। इन्होंने जॉइंटली क्या किया भाई? यहां पे दे हैव सेट ऑब्जेक्टिव, दे हैव सेट ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव सेट करना यानी तो नवनाथ एंड जगन्नाथ जॉइंटली एंगेज इन द फंक्शन ऑफ प्लानिंग। समझा क्या? 3 सेंटेंस 3 मार्क्स, एकदम इजी। ऐसे ही इजी के स्टडी बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, टेंशन की कोई बात ही नहीं, कॉन्फिडेंस की बात है। द अप्रोच ऑफ अटेम्प्टिंग, सी पास अच्छे मार्क्स से वो होता है जो अप्रोच अपना एटीट्यूड सही बना लेता है। उसको मालूम होना चाहिए कहां मेरे को मार्क्स कमाना है। आपको पहले से मालूम होना चाहिए डिस्टिंग्विश तो साला छोड़ना ही नहीं है, केस स्टडी तो छोड़ना ही नहीं है, यहां पे तो मार्क्स मिलने वाला है। लॉन्ग आंसर मैं पढ़ के गया हूं, मेरे को मालूम है 12 डिस्टिंग्विश वही पढ़ के जाने का है, वहां से आने वाला है। इस तरह से यू हैव टू फर्स्ट, पेपर कुछ भी आए उससे डरना नहीं है, तुमको पहले से पता होना चाहिए पेपर तो यार ऐसे में से ही आएगा। वो प्लानिंग होती है। वो एक रात पहले आईएमपी मांगने वाले लूजर मत बनो। अपने को बनना है वो स्टूडेंट जिसको मालूम है, कॉन्फिडेंट है, यार 20 मार्क का ये चैप्टर है तो इसमें ही आईएमपी है ना, मांगते क्या बैठने का भिखारी जैसा। वो चैप्टर में से ही है। सी इफ यू सॉल्व 5 पेपर्स ऑफ ओसीएम, तुम खुद डिसाइड कर लोगे, तुम खुद जज कर लोगे, तुम्हारा 6 सेंस तुमको बता देगा कि ऐसा ही पेपर सेट होगा कल के दिन बोर्ड एग्जाम। इतना कॉन्फिडेंस तुमको खुद आ जाएगा 5 पेपर सॉल्व करने के बाद। 5 ओसीएम पेपर एंड यू विल ऑन योर ओन यू विल टेल कि देख ये क्वेश्चन आएगा मेरे को लगता है। और 70 to 80% ऑफ टाइम्स दोस क्वेश्चंस विल ओनली कम, क्योंकि यार वो पिछले 10 सालों से वैसा चला आ रहा है एंड दैट इज द ट्रेंड। जो लोग आपको आईएमपी देते भी हैं, टीचर्स जो मॉडरेटर्स हैं, एग्जामिनर्स हैं, वो भी तो इसी एनालिसिस पे देते हैं ना कि यार पिछले 10 साल से ये आया है, इस चैप्टर का ये वेटेज है, तो आपको भी वो ट्रेंड फॉलो करके अपने आप को वैसा कॉन्फिडेंट बनाना है। अंडरस्टूड? दूसरे केस स्टडी पे जाते हैं।
फिर से पहले अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड बाय मिस हर्षाली। Suggest any modern way of money transfer. What kind of facility does she get on her bank account? फैसिलिटी का नाम लिया, यहाँ पे मॉडर्न वे का नाम लिया, ये सारी चीजें सर्विसेज हैं। यानी अपने को ये समझ में आना चाहिए कि ये सारा कौन से चैप्टर का है? बिजनेस सर्विस चैप्टर का क्वेश्चन है। लेट अस नाउ रीड द केस। मिस हर्षाली स्टार्टेड न्यू बिजनेस फ्यू इयर्स अगो। नया बिजनेस शुरू किया, बड़ी एंटरप्रेन्योर बन रही है। Her customers are located in different parts of the country and hence they are directly depositing bill amount in her business account. हर्षाली के कस्टमर तो देश विदेश में और उसको पैसा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते रहते हैं। दोस्तों, she used to pay various payments from this account only. सिंपल केस सिचुएशन है। अब अपने को आइडेंटिफाई करना है कि इमर्जिंग मोड्स में से या बिजनेस सर्विसेज में से कौन से प्रकार का है। सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ये बिजनेस कर रही है तो अकाउंट कौन सा मेंटेन करेगी? पहला आंसर क्या है इसका? करंट अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय मिस हर्षाली। इजी है। Such account is usually operated by businessmen, companies, corporation, public bodies, trust or any other commercial organization. और क्योंकि हर्षाली का कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है इसीलिए वो भी यही करंट अकाउंट ओपन करेगी। इजी। सजेस्ट एनी वन मॉडर्न वे। तो मॉडर्न वे अगर तुमने चैप्टर पढ़ा रहेगा तो तुमको आएगा। मॉडर्न वे की बात करें तो यहां पर IMPS है, NEFT है, RTGS है। ये कुछ ऐसे नए तरीके हैं, UPI है, ये सब नए तरीके हैं जिससे आप आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकते। तो यहाँ पे NEFT, RTGS, IMPS, मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग। लास्टली, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी डज शी गेट ऑन हर बैंक अकाउंट? याद है क्या? सेविंग्स में कोई खास फैसिलिटी नहीं, लेकिन करंट अकाउंट होल्डर्स को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब होता है आपके पास जो है उसका एक्स्ट्रा थोड़ा पैसा आपको बैंक दे सकती है ब्याज के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे 3 सेंटेंस 3 मार्क्स वंस अगेन। इजी है। अगला वाला देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, जरा ध्यान देना। कैन मिस्टर सदगोपन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? अरे क्वेश्चन पढ़ा, अपने को पता चल गया ये भी इंश्योरेंस क्या है बोले तो बिजनेस सर्विस। इज चाइल्ड इंश्योरेंस सुटेबल फॉर वाइफ? वाइफ के लिए चाइल्ड जो कैसा चलेगा? तो यहां पे तो आंसर भी अपने को मिल जा रहा है। विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस शुड मिस्टर सदगोपन टेक फॉर प्रोटेक्टिंग हिज फैक्ट्री फ्रॉम लॉस ड्यू टू फायर? देखो कितना सिंपल है केस स्टडी क्वेश्चन, जो आपने अभी तक इग्नोर अगर किया है तो आपको पढ़ना ही चाहिए, बिकॉज ये इतना आसान है कि आपको 3-3 मार्क्स देगा। अब देखिए इसका आंसर केस पढ़ के निकालते हैं। सदगोपन इज अ बिजनेसमैन, ही हैज 2 फैक्ट्रीज इन इंदौर एंड भोपाल। ही लिव्स इन भोपाल विथ हिज वाइफ एंड 2 daughters एज 5 and 8 years। बस सिंपल सा केस है। कैन मिस्टर सदगोपन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर 2 children? सदगोपन क्या कोई भी गोपन हो ले सकता है? लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो ले सकता है, उसमें हाँ की बात ना की तो बात ही नहीं। हाँ ये यस, मिस्टर सदगोपन कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज चिल्ड्रन। इन पर्टिकुलर, यहां पटेली है थोड़ी सी, इन पर्टिकुलर ही कैन परचेज चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। बच्चों की पॉलिसी लेगा तो ज्यादा अच्छा। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, इज चाइल्ड इंश्योरेंस सुटेबल फॉर वाइफ? नो, child insurance is not suitable for wife of Mr. Sadgopan. This is because child insurance policy enables to meet child's future financial needs and his wife is not a child. Wife थोड़ी child है, कुछ भी बोल दे। Which type of insurance should Mr. Sadgopan take to protect his factory loss due to fire? तो ये तो अपन पढ़ चुके हैं। आग से बचने के लिए और आग से हुए नुकसान से भरपाई पाने के लिए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ही ली जाती। तो दोस्तों ये पीडीएफ जो है
ये पीडीएफ मैं शेयर करता हूं। इस पीडीएफ के अंदर ऐसे ही सिमिलर काइंड ऑफ बहुत सारे केस स्टडीज हैं, सैंपल केस स्टडीज हैं। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, आप आज के आज उसको देखिए, उसके एक्सरसाइज में जो केस स्टडीज है ऐसे ही सॉल्व कीजिए। ये पीडीएफ के अंदर भी सॉल्यूशन है और इतना ही लिखना है। आप सोचेंगे 3 मार्क के लिए ज्यादा लिखेंगे क्या सर? नहीं, 3 सेंटेंस लिखो, उससे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन पे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, आपके ग्रुप में भी मिल जाएगा, वहां से जरूर लिख के प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।